बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर इंशाल्लाह दो आगे लेक्चर में कंप्लीट होगा। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी हिस्ट्री जानने के लिए जो सबसे अहम सबूत है वो फॉसिल हैं। फॉसिल होते क्या हैं कि पुराने ऑर्गेनिज्म के जो बकिया जात होते हैं, पुराने ऑर्गेनिज्म के या निशानात होते हैं, उनको फॉसिल्स कहा जाता है, जिससे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। और ये जो फॉसिल हैं ये हमारी ज़मीन के अंदर बहुत सारे हिस्सों में अवेलेबल हैं, जिनकी डिस्कवरी के बाद हमें जो ऑर्गेनिज्म माजी में रहा करते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फॉसिल रिकॉर्ड शो, जब हम फॉसिल रिकॉर्ड को देखते हैं तो जो प्रोकैरियोट हैं जैसे बैक्टीरिया और आर्ची, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 3.5 बिलियन ईयर अगो इनकी एवोल्यूशन हुई, ठीक है। और ये तकरीबन अगले 2 बिलियन साल तक ये अकेले ही ज़मीन पर राज करते रहे। उसकी ये बात करने का मकसद क्या है कि तकरीबन 1 बिलियन ईयर अगो ये ड्यूरेशन है जब यूकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन होना शुरू हुई, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन हुई या प्रोकैरियोट्स की एवोल्यूशन हुई 3.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। अगले 2 साल, तो अगले 2 बिलियन साल आप कह सकते हैं सिर्फ ज़मीन के ऊपर प्रोकैरियोटिक ही रहे। और फिर बाद में जब 1.5 बिलियन ईयर अगो वाला पीरियड आया तो इसमें यूकैरियोट की भी एवोल्यूशन हुई। अब इनको एक साथी मिल गया ज़मीन पर रहने के लिए। अच्छा, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट हर उस जगह पाए जाएंगे जहां लाइफ पॉसिबल है, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, फूड के अंदर। हम आगे पढ़ेंगे इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एंड प्लांट के अंदर भी रह रहे होते हैं। लेकिन ये है तो प्रोकैरियोट एक ग्रुप का नाम, ठीक है, जिसमें आमतौर पे न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते, क्योंकि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया था उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रखा गया, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए 4 किंगडम बनाए गए। लेकिन उन 4 किंगडम में जितने भी मेंबर हैं तो ये इस एक ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा इस एक ग्रुप के मेंबर की तादाद बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम अबंडेंस की बात करें तो यही मतलब है आउट नंबर, इनके नंबर बहुत ज़्यादा है ऑल यूकैरियोट, अगर हम सारे यूकैरियोटिक ग्रुप को इकट्ठा भी कर लें। अच्छा, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते, इनके कुछ मेंबर। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हॉट स्प्रिंग, ग्लेशियर वगैरह, जो बहुत ज़्यादा ऐसे हालात हैं जहाँ सेल का एग्जिस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ ये जो एक्सट्रीम हैबिटेट की बात हो रही है ना, ये सारे नहीं करते, यानी इनके कुछ मेंबर, उनके अंदर सलाहियत है कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम भी क्लासिफिकेशन के एतबार से बड़ा मशहूर है। रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया, उसमें काफ़ी सारे आपके फ्लॉज थे, काफ़ी सारी गलतियाँ थी। फिर 1988 में उसने 1969 में पेश किया। 1988 में ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने बेहतर तो बनाया, उसके बावजूद उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज रहे। फिर बाद में 3 डोमेन सिस्टम आया जिसने उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्लेस कर दिया। तो बहरहाल मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स, उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट थे उनके लिए क्लासिफिकेशन का मेथड डेवलप किया, और इनके अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोट के वो तकरीबन 16 फाइला है। उनमें से कुछ ग्रुप हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए। पहला ग्रुप है ओमनी बैक्टीरिया, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रिजिड, इनके सेल थोड़े सख्त होते हैं, रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप। और जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं ना, रॉड शेप बैक्टीरिया, इनको बेसिलाई कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बेसिलाई। हेट्रोट्रोफिक हैं, वो राखुद नहीं बना सकते, किसी ऑटोट्रोफ से लेंगे या किसी डेड बॉडी से लेंगे। इनके सेल के पास फ्लैजेला होते हैं और ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि वहाँ भी हमने डिस्कस किया था जब स्पोर फॉर्मेशन वाला टॉपिक है, हमने ये कहा था कि सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते, तो कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप स्पोर नहीं बनाते, उनमें ये वाले बैक्टीरिया भी शामिल हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कि फूड को हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के उससे एनर्जी निकालेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजेंस भी हैं। एक बड़ा मशहूर ग्रुप है इकोलाई का, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है विब्रियोस। अच्छा, जो विब्रियो कॉमन शेप होते हैं, विब्रियो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी शेप क्या है?
कॉमा है। इकोलाई ये बेसिलाई की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास ओमनी बैक्टीरिया के ग्रुप है जिसके कुछ चीदा चीदा करैक्टर हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारे पास ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, अच्छा साइनो का वर्ड है ब्लू। पुराने ज़माने में इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। पुराने लोग इसको एल्गी समझते थे, लेकिन एल्गी का ताल्लुक यूकैरियोट के साथ है। जब इनको डिटेल में स्टडी किया गया तो पता चला इनमें तो न्यूक्लियस होता नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट के लिए न्यूक्लियस का होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। उसमें काफ़ी सारे और भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जैसे गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें एल्गी में होती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है इसमें ना न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इस वजह से इसको एल्गी से निकाल के प्रोकैरियोट के साथ रख दिया गया। और प्रोकैरियोट में इनकी कैरेक्टरिस्टिक चूँकि बैक्टीरिया से मिलती जुलती है, इस वजह से इनको बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया। और चूँकि इनका कलर ब्लू है तो इस वजह से इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किए गए साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है। इन्हें अपनी खुराक खुद बनाएंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त कुरा अर्ज़ पे लाइफ का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म ने डेवलप की ना, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई और वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो गई। ठीक है, और उस ऑक्सीजन के जमा होने की वजह से, ठीक है, हमारे पास ओजोन लेयर बनी। ये जो हमें आसमान नीला नज़र आता है ना, ये बेसिकली आसमान नहीं है, ये ओजोन की लेयर है जो हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो उस ओजोन लेयर बनने में और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होने में इन ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने हमारे अर्थ की हिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को एटमॉस्फेयर में बढ़ाने में हेल्प की है। दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, चूँकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को लाइट एब्जॉर्ब करनी है, और वो हमारे पास केमिकल जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, हर वो केमिकल जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है वो क्या कहलाता है? पिगमेंट कहलाता है। पिगमेंट कलरफुल सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, और वो हमारे पास पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सबसे मशहूर है, जो मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने में, उसके लिए लाइट को एब्जॉर्ब करने में, क्लोरोफिल है। आगे क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स है, ABCD, आगे हम पढ़ेंगे इन टाइप्स को। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि क्लोरोफिल A वाली जो टाइप है वो साइनोबैक्टीरिया में होती है। इसके अलावा अच्छा, क्लोरोफिल A कुछ लाइट्स को, कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी जो सनलाइट होती है ना उसमें 7 किस्म की वेवलेंथ होती हैं, 7 किस्म की लाइट्स होती हैं। तो ये जो पिगमेंट है ना, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो क्लोरोफिल ए भी चूँकि पिगमेंट है, ये कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को नहीं करेगा। तो जिनको नहीं करेगा, ये वाले जो पिगमेंट है एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब जो इनके हेल्पर हैं। एक्सेसरी का वर्ड जब भी आएगा तो हेल्पर से मुराद, असिस्टेंट से मुराद होगा। तो कुछ लाइटें, मेन रोल फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल नहीं करना है, लेकिन कुछ जो लाइट्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो उसको भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट बनाने के लिए ये पिगमेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे पास जो ऑरेंज लाइट है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। एक्सेसरी पिगमेंट, येलो जो लाइट है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। ग्रीन लाइट है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो लाइट ये एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करके इसको देंगे। यानी उन शॉर्ट, इन दोनों की मदद से लाइट का एक बहुत बड़ा पोर्शन फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक्सेसरी पिगमेंट मुख्तलिफ कैटेगरी है, जैसे कैरोटीनाइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं। और फाइकोबिलिन्स आगे मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। ज़्यादातर ब्लू फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं और इसी वजह से इनका कलर साइनो ब्लू है। अच्छा, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो चेन ऑफ सेल बना रहे होते हैं, जो चेन ऑफ सेल बनाते हैं। यानी इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया इकट्ठे रह के एक चेन बनाते हैं। लेकिन उस चेन में कुछ बड़े बड़े आप कह सकते हैं सेल भी मौजूद। ये जो बड़े सेल चेन ऑफ सेल में मौजूद होते हैं इनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में वो सेल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, यानी फ्री नाइट्रोजन को पकड़ के उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अकरेंस की बात करें, ये आमतौर पे मॉइस्ट सॉइल में बहुत कॉमन होते हैं। और जब ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे तो ये अकेले अकेले ग्रो नहीं करते, बल्कि पूरे ग्रुप की शक्ल में ग्रो करेंगे। इवन जो हमारी ज़मीन है, मट्टी है, उसका कलर ही आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन कर देंगे। और ऐसे लगेगा जैसे उस ज़मीन के ऊपर एक चटाई बिछी हुई है, एक चटाई की तरह की लेयर ज़मीन पर बिछा देंगे। ठीक है, इसी तरह
समंदर का वो हिस्सा जहाँ लाइट पहुँचती है और वो हिस्सा जो गहरा है, तो अगर समंदर के नीचे कोई सरफस है और वहाँ लाइट पहुँच रही है तो वहाँ भी ये मैट्स हमें नज़र आते हैं। अच्छा, इस मैट्स में बहुत सारे एल्गी और साइनोबैक्टीरिया मिलके ये मैट्स बनाते हैं सरफस के नीचे जो समंदर के अंदर है। लेकिन उस मैट में ज़्यादातर पोर्शन साइनोबैक्टीरिया की वजह से बना हुआ है। मैट्स ऑन सेडिमेंट्स, तो मैट्स ऑन सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो नीचे बैठ के लेयर बनाए, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया के मैट्स हैं ये नीचे बैठती हैं समंदर के अंदर और लेयर बनाती हैं, और ये जो नीचे समंदर के पानी के नीचे जो सरफस है, लेकिन शर्त ये है ये वो सरफस होगी जहाँ लाइट आ सकती हो, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, लाइट नहीं होगी तो ये इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लाइकन्स, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप समझ लें, कॉम्बिनेशन समझ लें। ये एक म्यूचुअलिस्टिक कॉम्बिनेशन है बिटवीन फंजाई तो लाजमी मेंबर है, दूसरा मेंबर या तो एल्गी होगा या फिर साइनोबैक्टीरिया होगा। फंजाई एल्गी या फंजाई साइनोबैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाइकन कहलाता है। या बाद दफ़ा उसमें एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों भी इकट्ठे हो सकते हैं। फंजाई का मेंबर लाजमी है, एल्गी होगा या साइनोबैक्टीरिया होगा या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, लाइकन्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो चटियल पहाड़ों के अंदर, चटियल मैदानों के अंदर बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये भी साइंटिस्ट का मानना ये है कि जहाँ भी दुनिया में इस वक्त जंगल मौजूद हैं, उन जंगल की बुनियाद रखने वाले, क्योंकि वो जंगल बने चटियल मैदानों के अंदर। अब ये जो हमारे कश्मीर के पहाड़ हैं, पहले ये चटियल पहाड़ हुआ करते थे, बिल्कुल साफ शफाफ, साइंटिस्ट का मानना ये। उसके बाद फिर यहाँ जंगल बने हैं, लेकिन जो जंगल बनने का प्रोसीजर है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म शुरू करते हैं वो लाइकन्स होते हैं, क्योंकि लाइकन्स के अंदर आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन की, क्योंकि जो चटियल मैदान होगा या कोई चटियल पहाड़ होंगे जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ हरियाली नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं है, तो बड़े प्लांट के लिए वहाँ ग्रो करना मुश्किल है। लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये उन रॉक सरफेस के ऊपर, उन चटियल पहाड़ों की सरफेस के ऊपर ये ग्रो करना शुरू करते हैं और फिर वहाँ की ज़मीन को बेहतर बनाते हैं। और जब वहाँ की ज़मीन बेहतर हो जाती है, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म आके वहाँ रहना शुरू करते हैं, और इस तरह ऑर्गेनिज्म का सिलसिला चलता रहेगा, ऑर्गेनिज्म आते रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ जंगल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइकन्स ख़ासतौर पे जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, तो ये रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करके उन सरफेसेस को भी आबाद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ब्लूम फॉर्मेशन, ब्लूम का लफ्ज़ी मतलब होता है खिलना, लेकिन यहाँ ब्लूम का मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि इन ऑर्गेनिज्म का तेज़ी से रिप्रोडक्शन करके एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का ग्रुप बनाना, इसको हम कहते हैं ब्लूम फॉर्मेशन। और ये ज़्यादातर पोल्यूटेड वाटर में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर आमतौर पे इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक न्यूट्रिएंट सोर्स का काम करते हैं। बहुत सारा फास्फोरस होता है, बहुत सारे नाइट्रेट्स होते हैं, तो ये सारी जो आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, ये इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक न्यूट्रिएंट का सोर्स है। ठीक है, और जब इनको ये चीज़ें मिलती हैं तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, इवन जो आप कह सकते हैं समंदर का पानी है या दरिया का पानी है या किसी दलदल का पानी है या किसी तालाब का पानी है, तो उसको मुकम्मल तौर पे हरा कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लूम फॉर्मेशन अकर इन पोल्यूटेड वाटर, तो ब्लूम फॉर्मेशन हम आमतौर पे पोल्यूटेड वाटर में होगी एज ए रिज़ल्ट, और ये होगी किस वजह से, रैम्पेंट ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ की वजह से होगी। ठीक है, और बाज़ दफ़ा इस पानी को जो कलर मिलेगा वो इन साइनोबैक्टीरिया को मिलेगा, और साइनोबैक्टीरिया को जो कलर मिलेगा वो इन पिगमेंट्स की वजह से मिलेगा। यानी पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया को कलर देंगे और साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे मेंबर मिलके इन पानियों को कलर देंगे जिनके अंदर ये ब्लूम फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, इसी तरह रिसेंट डिस्कवरी जो हैं उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि इस वक्त दुनिया में जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो साइनोबैक्टीरिया के डेड बॉडीज़ के डिकम्पोज होने से बने हैं। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम के ज़खायर हैं इस वक्त मॉडर्न के, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो ज़खायर हैं वो साइनोबैक्टीरिया की जो डेड बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज हुई हैं, बाद में फिर उनके जो मटेरियल बना उनसे ये पेट्रोलियम की प्रोडक्ट बनी है।
रिसेंट डिस्कवरी कंफर्म दैट बल्क से मुराद के हमारे पेट्रोलियम के डिपॉजिट कहते हैं ज़खायर को, हमारे पेट्रोलियम के ज़खायर का ज़्यादातर हिस्सा फॉर्म ये बने हैं बाय द मैसेज, उस मटेरियल से बने हैं जो डिकेड साइनोबैक्टीरिया से निकला है, कि साइनोबैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल निकला उस मटेरियल के आगे फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद ये पेट्रोलियम के ज़खायर बने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला जो ग्रुप है माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। तो ये बैक्टीरिया बाकियों से एक लिहाज से मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और इसी वजह से जैसे मैं कहता हूँ एक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल, हमारे पास मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, तो वो एंटीबायोटिक सेल वॉल को तोड़ती हैं और इस बैक्टीरिया को मारती हैं, क्योंकि जिस बैक्टीरिया ने सेल वॉल बनाई हुई है वो सेल वॉल के बगैर जिंदा। ये जो स्पायरोप्लाज्मा है या माइकोप्लाज्मा है, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से अगर एंटीबायोटिक आ भी जाए तो एंटीबायोटिक का जो टारगेट है वो इसके पास है ही नहीं, तो फिर इसको वो एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं कही। लिखी गई है ये वाले बैक्टीरिया आमतौर पर रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक, उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करते हैं कि वर्क बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल ग्रोथ, जिन्होंने सेल वॉल की ग्रोथ को रोकना है और फिर बैक्टीरिया को मारना है। अच्छा, इसके काफ़ी सारे मेंबर पैथोजेनिक हैं, ये बीमारी काज करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस में और काफ़ी सारे एनिमल में नमूनिया, ख़ासतौर पे मैमल्स में ये नमूनिया का बायस बनता है बहुत सारे केसेस में। इसी तरह जो साइरोप्लाज्मा है ये आमतौर पे प्लांट के अंदर डिजीज़ का बायस बनता है, जैसे कोकोनट के पत्ते बाद दफ़े येलो होना शुरू हो जाते हैं, और ये ऐसी बीमारी अगर ये बढ़ती चली जाए तो ये लीथल है, ख़तरनाक है, और एक वक्त ऐसा आता है पूरा प्लांट ही मर जाता है। आखिरी जो हमारे पास आज का ग्रुप है स्पायरोचीट, ये लॉन्ग स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप, इनकी शेप क्या है, स्पाइरल है। अच्छा, बुक में स्पाइरिला का वर्ड लिखा हुआ है, तो स्पाइरिला यहाँ आ ही नहीं सकता, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास स्पाइरिला, जिस तरह स्पायरोचीट एक ग्रुप है ना, इसी तरह स्पाइरिला भी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के एक ग्रुप है। फ़र्क ये होता है कि ये थोड़े बारीक होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं, ये थोड़े से इनके लिहाज से मोटे होते हैं ऐसे। तो आप ये समझ लें कि स्पायरोचीट स्पाइरिला की टाइप नहीं है, ये बैक्टीरिया का एक अलहदा ग्रुप है और ये बैक्टीरिया का अलहदा ग्रुप है। तो बहरहाल लॉन्ग शेप स्पाइरल लॉन्ग है और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का ग्रुप है, और इनमें ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है, और इनमें फ्लैजेला की तादाद काफ़ी होती है, 2 से लेकर 100 तक फ्लैजेला हो सकते हैं, और इनके भी कुछ मेंबर पैथोजेनिक होते हैं, जैसे एक मशहूर मेंबर है ट्रेपोनीमा पैलिडम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी साइफिलिस काज करते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, जॉइंट है, स्टोमक है, ख़ासतौर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ख़ासतौर पे यूरिनी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, उनको ये बहुत ख़राब करते हैं, उनको ये डैमेज करते हैं। क्लियर? इस वजह से ये बीमारी एक इंतहा दर्जे की ख़तरनाक बीमारी में कंसिडर की जाती है। इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फैटल, और ये बीमारी ऐसी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से फैलती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है जिसमें हमने बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप को डिस्कस किया। जो बाकी ग्रुप है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।